नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर की होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि ये चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं सॉल्व करूंगा। ये सीधे तौर पर आपका माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर में सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी विश्वविद्यालयों का अगर माइनर पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा लेक्चर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं 75 क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। लगभग में 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ये अभी के जस्ट का पेपर है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा। इससे पहले हमने को करिकुलर मास्टर जो हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल पर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर मैंने ऑलरेडी उस पर सॉल्व करवा रखे हैं ऑब्जेक्टिव वाले। एक तो राम मनोहर लोहिया वाला माइनर का पेपर सॉल्व करवाया है, वो भी माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पेपर उससे पहले वाला मैंने सॉल्व करवाया है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका जो को करिकुलर मास्टर है, वहाँ पर को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी, जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर सारे वहाँ पर आपको करवाए जाते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलें, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? सभी प्रश्न लगभग में हमारा द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही पूछे गए थे, तो 3 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। ये तीनों आप देख लीजिएगा, माँ विंध्यवासिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, बताएं। तो ये आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और डीडीयू के सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है, और डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी, और उन्हीं की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4, उसी में का भाग 4 का का जोड़ा गया, ठीक है। भाग 4 का यानी भाग 4 का ए जोड़ा गया है, उसी में आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पहले कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। पहले 1976 में, 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। इसी समय इमरजेंसी भी लगी हुई थी। और आप देखते हैं 1976 में जो संशोधन किया गया है, बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिया गया। इसीलिए इस 1976 के में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 72वां संविधान संशोधन, इसी संविधान संशोधन में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। ये सब शब्द जो है इसी समय जोड़े गए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समाजवादी शब्द भी इसी समय, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में भारत की, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या हुआ? एक मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल हुआ, 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य जो शामिल हुआ है, वो शामिल हुआ है कब? 2002 में शामिल हुआ है, 2002 में। और 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 साल के बच्चों को माता पिता का उनके कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दिलवाएं, ठीक है। और इसके अलावा 21 का ए, 21 के का जोड़ा गया, मतलब कि 86वें संविधान संशोधन में ही 21 का नाम का एक संविधान जो मतलब अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में, जो कि मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार भी ये प्रत्येक बच्चे का ये है कि वो जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शिक्षा का उसको अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार हो गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं पूरा विस्तार से आपको बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय रूस जो था यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था, ठीक है, सोवियत संघ रूस के नाम से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न से आपने कम से कम 10 क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। किस समिति की अनुशंसा पर? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने हैं वर्तमान में? तो 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे, ठीक है। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस के देश यानी रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आपसे यह पूछे कि जो है 86 नंबर किस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हुआ था। और ठीक है, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सॉरी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्या कहा जाता है उसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान है। उसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए? अखंडता,
धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द इसी 1976 वाले संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, जो 42 नंबर का हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है, ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से, संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से, और अधिकतर आप देखते हैं 60 से 70% जो भारतीय संविधान है इंग्लैंड के संविधान पर ही आधारित है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मजा आ रहा होगा पढ़ने में आपको। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। अच्छा, भारतीय संविधान में जो मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी बात की जाए तो आयरलैंड के संविधान से लेकर, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो भाग 4 में शामिल है। ठीक, किसमें? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, नागरिकता भाग 2 में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, ये बात ध्यान है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है, प्रधानमंत्री उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं उसको उसका उत्तर उनको लोकसभा में देना पड़ता है। लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो होता है वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, राष्ट्रपति के नाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अच्छा, महात्मा गांधी नेताजी को उतना पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है बताएं? तो राष्ट्रपति जो है, यही राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, खास करके थल सेना, जल सेना और नभ यानी कि जो वायु सेना है, इन सभी का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, सातवां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, संसद के 2 अधिवेशनों में के मध्य कितना अंतर हो सकता है? तो संसद का जो 2 अधिवेशन होता है उसके बीच में अधिकतम जो अंतर हो सकता है वो 6 महीने का अंतर हो सकता है। संसद का अगर 2 सत्र होना है तो उसमें 6 महीने तक का अंतर जो है हो सकता है। इससे अधिक अंतर नहीं ले सकते आप। 6 महीने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 महीने का, मतलब कि अधिकतम 6 महीने का अंतराल, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक आप होगा तो चल सकता है। तो 6 महीने, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंडिया अर्थात, प्रश्न क्या पूछा गया? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भारतीय संविधान में भाग 1 के नाम से इसको जानते हैं। इसको जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसमें बताया गया है पूरा का पूरा, कि कौन सा देश अगर कोई जो है जीता जाता है भारत के द्वारा तो मतलब कि कोई भी स्थल खंड भारत में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, शामिल तो हो सकता, सारे प्रावधान लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान है, जिसको भाग 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें नागरिकता का प्रावधान है 5 से 11 तक। ठीक है, नागरिकता, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है 5 से 11 तक। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। भाग 3 कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन भाग 3 को, अगला क्वेश्चन से, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मैंने शुरुआत में ही प्रश्न आपको बताया था। तो वर्तमान में प्रश्न पूछा जा रहा है 9 नंबर, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? पहले 10 हुआ करते थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है।
10वां प्रश्न आपका आ चुका है, मूल भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो देखिए, संघ सूची पर विषय कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय शामिल है? संघ सूची में 97 विषय शामिल है। ठीक है, राज्य सूची में जो है 66 विषय शामिल है और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मूल रूप से अगर देखेंगे तो आपका 97, 66 और 47 विषय जो है इसमें रखे गए थे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कितने विषय रखे गए थे, तो 97, 66 और 47। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, कितने विषय हैं वर्तमान में, कितने विषय हैं पूछा गया है ना। हमने थे बता दिया है आपको, क्लियर, हमने थे बता दिया है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 10वां नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 97, 66, 47 जो हैं ये थे पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मूल भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो अगर वर्तमान में विषयों की संख्या पूछी जाएगी बेटा तो कितना लगाएंगे? शुरुआत में तो 97, 66 और 47 थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए बेटा तो शुरुआत में ये था 97, 66, 47। तो अगर ये आपसे पूछा था थे तो ये लगता। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं अगर पूछा जा रहा है तो वर्तमान में आप देखते हैं 100 जो है विषय जो किसमें शामिल है, 100 से शामिल है संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। और 61 विषय शामिल है किसमें? 61 विषय शामिल है बेटा किसमें? 61 विषय शामिल है अपने इसमें किसमें? राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100 विषय वर्तमान में। और समवर्ती सूची की अगर बात की तो समवर्ती सूची में कितने शामिल हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अब ऑप्शन में देखिए 100, 61, 52 कहीं पर है? 100, 61, 52। ठीक है, 100, 61 और 52, तो ये ऑप्शन इसमें शामिल ही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं था। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर थे होना चाहिए और इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही विषय इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी आप देखते हैं मूल भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है आप देखते हैं चीज़ों को शामिल कर लिया गया इसमें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन आंदोलन जो था एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भारत में। ठीक है, बाकी एनी बेसेंट से पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में भारत में स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने, फिर उसके बाद में एनी बेसेंट ने भी इसको शुरू किया था। 12 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। आज भी कहा जाता है वहाँ की दीवारें लाल हैं और कुआं में एकदम तमाम सारे लोग कूद के अपनी जान बचाना चाह रहे थे। उसी में कुआं था जलियांवाला बाग में, लेकिन उस कुआं में इतनी लाश भर गई थी कि कुआं जो है पूरा एकदम से लाशों से भर गया था। ये बड़ी ही एक प्रकार से निर्दयी हत्या की गई थी भारतीय लोगों की और इससे बहुत भीड़ जो है बहुत आहत हुई थी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है भारत में तो कितना उम्र आपके हो चाहिए? कम से कम 35 साल के अगर आप होंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 58 में भारतीय संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 35 साल का अगर कोई व्यक्ति होता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य हो जाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 14 नंबर बताएं। 14 नंबर, राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल, प्रश्न क्या पूछा गया? हाँ बिल्कुल, राज्य विधानसभा का कार्यकाल पूछा गया है तो 5 साल 5 वर्ष का होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा यानी विधायक, विधायक लोग जो हैं
वो 5 साल का, इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद का पूछा जाएगा तो 6 साल होगा, राज्यसभा का 6 साल होता है, ठीक है? लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कोई भंग ही नहीं होती कभी, ठीक है? राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल होता है। विधान परिषद के जो है, जो एमएलसी लोग होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है। एमएलए का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी विधान परिषदें भंग नहीं होती, ना तो राज्यसभा भंग होती है। लोकसभा और विधानसभाएँ भंग हुआ जाया करती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मूल कर्तव्यों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। कुछ को संरक्षण प्राप्त है, कुछ को नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का न्यायालय का संरक्षण इसको प्राप्त नहीं है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायालय का संरक्षण नहीं प्राप्त है। मूल कर्तव्यों को देश लागू भी कर सकता है, नहीं भी लागू कर सकता है। इसके लिए आप न्यायालय को कहीं ना कहीं पे ये नहीं कर सकते कि न्यायालय जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? देश का मन होगा तो मौलिक कर्तव्यों को, मतलब कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करेगा, और नहीं नीति तत्वों को लागू करेगा, और नहीं तो नहीं लागू करेगा, ठीक है? न्यायालय का संरक्षण इसको प्राप्त नहीं है। मूल कर्तव्यों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी इसके उल्लंघन पर सीधी अदालत नहीं जाया जा सकता है। यानी अगर इसका उल्लंघन आप करते हैं तो आपको कोई जेल वगैरह नहीं होती, लेकिन हाँ, इसका सम्मान आपको करना चाहिए, ठीक है? मौलिक अधिकारों के लिए आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? अवशिष्ट माने जो बची कुछ शक्तियां होती हैं वो सब केंद्र के पास होती हैं, यानी जो सूची किसी भी सूची में शामिल नहीं, समवर्ती सूची में या केंद्र सूची में, राज्य सूची में, जो किसी भी विषय ऐसा ऐसा विषय जो शामिल ही नहीं है, उन सभी पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। ए ऑप्शन। 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है, राजनीतिक पार्टियों को, सबको, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय दल का दर्जा हुआ, चुनाव चिन्ह आवंटन करना हुआ, चुनाव करवाना हुआ, सारे काम ये सब होते निर्वाचन आयोग के। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो उसके जो है सहायता के लिए 2 सहायक आयुक्त होते चुनाव के। 18 नंबर क्वेश्चन से मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, भाग 3 में, ठीक है? भाग 3 कह सकते हैं इसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो 12 से 35 मौलिक अधिकारों का मेंशन किया गया है। भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में दिए गए हैं, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको खत्म करके अब जो है मात्र 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं, 7 मौलिक अधिकार नहीं बचा है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मताधिकार का प्रयोग ना करने पर आपको, मताधिकार का प्रयोग यानी आप वोट नहीं डालते हैं तो आपको आर्थिक दंड मिलता है? नहीं। कैदी मिलती है? नहीं। कैद मिलती नहीं। जुर्माना और दंड मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अगर वोट डालो चाहे ना डालो, कोई आपको दबाव नहीं डालेगा कि वोट डालो जा करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में राज्यसभा राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। 1955 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन 1955। बीजी खीर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है? 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि कौन है? जैसे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधायक, ये सब लोग जो है वोट डालते हैं, ठीक है? जो चुने हुए हैं लोग, ठीक है? मान्यता जो मनोनीत है वो नहीं। विधानसभा में वित्त विधेयक को प्रस्तुत करता है कौन? विधानसभा में वित्त विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? 22 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा में वित्त विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, इसका फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट या धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बंबई में अध्यक्षता की थी किसने? 23 नंबर बताएं। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने करी थी बेटा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की थे ये, जबकि इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, ठीक है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि ए.ओ. ह्यूम जो थे ये इसके संस्थापक थे। 1885 में स्थापना की गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला इसका जो है अधिवेशन हुआ था। क्लियर? 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है।
भाग आप देखते हैं 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, और 5वें भाग में आप देखते हैं राष्ट्रपति वगैरह के बारे में बताया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, या कोई भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, कैग वगैरह, ठीक है, तो या अटॉर्नी जनरल हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, इन सभी को हटाने का सेम प्रोसेस होता है, महाभियोग की प्रक्रिया। हालांकि महाभियोग का मेंशन नहीं है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए सीधे सीधे महाभियोग लगता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग। अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, उसका पूरा मेंशन किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, सामान्य बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य बजट संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा, बताएं। सामान्य बजट संसद में प्रस्तुत कौन करता है, तो वित्त मंत्री करता है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वित्त मंत्री करता है इसका। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट यानी राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य में कौन प्रस्तुत करता है, मुख्य जो है वो भी राज्य का जो वित्तीय मंत्री होता है वो करता है राज्यपाल की सलाह पर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और उसके 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर की डेट को दूसरी बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जबकि 9 दिसंबर वाली जो है सभा की बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान सभा के, तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। एक बार ही अध्यक्षता की थी उन्होंने, और उनको ऐसे बना दिया गया था क्योंकि वो वरिष्ठ थे। बाद में सर्वसम्मति से 11 दिसंबर को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष, ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। 28 नंबर क्वेश्चन से, किसने कहा कि भारतीय संघीय प्रणाली अर्ध संघीय है, बताएं। किसने कहा कि भारतीय संघीय प्रणाली अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है? तो केसी वेयर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसी वेयर ने कहा था इस बात को, ठीक है, अर्ध संघीय व्यवस्था है ये। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? भारतीय संघवाद बल देता है, 29 नंबर बताएं। भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा बेटा? गणतंत्रात्मक संविधान है, गणतंत्रात्मक संविधान है, रिपब्लिक स्टेट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है, तो भारतीय संविधान का रूप यहाँ पर गणतंत्रात्मक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की जो संख्या है कुल मिलाकर के वो कितनी है बेटा? 34 जज होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने जज होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं अब तक? तो भारतीय संविधान सभा के कुल मिलाकर के कितने अधिवेशन हुए हैं? 32 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपका क्या पूछेगा? 32 नंबर, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन हुए हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपनी पूरी प्रक्रिया या जो मुख्य सत्र हुए 12 ही सत्र हुए। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब यानी एडॉप्ट किया गया था? एडॉप्ट की बात हो रही है, लागू करने की बात नहीं है बेटा। अंगीकृत माने एडॉप्टेड, यानी कब अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। लागू करना अलग बात है, ठीक है। लागू करना हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये बात ध्यान, यही प्रश्न में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था, और लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 में बताया गया है, ये बिल्कुल है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार की बात की जाए बेटा, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, ये एक कानूनी अधिकार बन गया है, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू पावर प्रॉपर्टी, ये आपका गलत हो जाएगा, यही मौलिक अधिकार नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें क्या संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब किस अनुच्छेद में शामिल किया गया उसको? अनुच्छेद 300 के ए में जो है इसको शामिल किया गया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे महोदय।
प्रश्न आपका आ चुका 35 नंबर, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन संविधान सभा की सदस्य थी? इनमें से संविधान सभा की सदस्य कौन सी थी? तो सरोजिनी नायडू जी जो थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से धन विधेयक पहले किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक जो होता है मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसका बी ऑप्शन, केवल और केवल लोकसभा में ही पेश करते हैं। बाकी विधेयक को आप चाहे राज्यसभा में पहले पेश करो चाहे लोकसभा में करो, कोई इशू नहीं होता, लेकिन लोकसभा में हमेशा धन विधेयक जो होता है, जो मनी बिल होता है, हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है इसमें चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें वोट नहीं डालते हैं। और साथ ही साथ में आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 ठू, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है अलग अलग शिक्षा से, साहित्य से, समाज सेवी क्षेत्र से, वो सभी लोग भी उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो संसद के दोनों सदन, करेक्ट आंसर का संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है इनका चुनाव होता है, वोट देते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग, सभी लोग निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। संपत्ति का अधिकार है एक, संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के परामर्शदाता कौन थे? भारतीय संविधान के परामर्शदाता की अगर बात की है, भारतीय संविधान सभा को जो है सलाहकार जो थे, कानूनी सलाहकार जो थे, संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजरी मेंबर जो थे वो बी एन राव जी थे, ठीक है। बी एन राव, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 40 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है बाबू, प्रश्न है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति मर जाता है या राष्ट्रपति नहीं रहते हैं और राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते तो क्या संभाले? अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता बेटा तो उस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो एक प्रकार से राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इन्हों ना रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे, राष्ट्रपति भी ना रहे, तो क्या संभाले? जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट जो वरिष्ठ जो जज होगा वो संभालेगा, ठीक है। इससे नीचे वाला पद वाला व्यक्ति। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक क्वासी फेडरल है। सी ऑप्शन 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था को स्वीकारा गया? संघीय व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्वीकार किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान जो है कम से कम 60 से 70% हिस्सा इसी से बना हुआ है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का जो उम्र होती कितना होती है? तो रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गांधी जी ने किस कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित किया था, चौरी चौरा की घटना हो गई थी 1922 में, 4 या 5 फरवरी की डेट को, ठीक है। 1922 में जो हिंसक घटना हुई थी उसी वजह से गांधी जी जो थे उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। क्योंकि वो हिंसा हो गई थी, पुलिस थाने में कम से कम 22 पुलिसकर्मी जो है जल करके खाक हो गए थे, भीड़ पर उन्होंने गोली चला दी थी, इसलिए भीड़ जो है उग्र होकर के पुलिस थाने को जला दी थी घेर करके। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों के अध्यक्ष जो होते हैं अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होता है वही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी करता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए कितनी आयु होना आवश्यक होता है? विधान परिषद यानी एमएलसी बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए आपके पास 30 साल की उम्र होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए, यानी विधान परिषद में बैठने के लिए, यानी एमएलसी बनने के लिए 30 साल अगर आप हैं तो एमएलसी आप बन सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 48 नंबर बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 12, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 का बी ऑप्शन, ठीक है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, ठीक है, और साहित्य आदि क्षेत्रों से 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में सांसद के पद पर। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, राज्यसभा की जैसे जो सचिन तेंदुलकर हैं वो राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे, खेल से आते थे वो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन एक दिन भी वो संसद भवन में जाकर के बैठे नहीं हैं। अगला 49 नंबर, तो वही है एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो संसद में गए नहीं, संसद के सदस्य तो हैं लेकिन गए ही नहीं।
राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 49 नंबर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से शिक्षित लोगों को बैठाना चाहिए, जैसे हम लोगों को जा करके बैठा दें, ठीक है? जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, अवध ओझा को, विकास दिव्य कीर्ति सर को, खान सर को, इनको सबको राज्यसभा को सदस्यता जो है दे देनी चाहिए थी। अरे हमको अभी बाद में देंगे, हम 30 साल के पूरे हो जाएंगे तो हमको दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन भैया अगर देखा जाए तो शिक्षा के मामले में जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर जी हो गए, आईएएस का पढ़ाते हैं, खान साहब हो गए हमारे बिहार के, और हमारे बगल के ही हमारे परम पूज्य ओझा जी, ठीक है, अवध ओझा साहब, हमारे बगल के गांव के हैं अवध ओझा जी, ओझकपुरवा उनके घर है, मोहनपुर हमार घर, तो बगलिए बगले दुल्हन के रहा था, ठीक है। शादी ब्याह में का चक्कर मुलाकात भई ओझा जी से, अब बस कहो मिलबे तब वीडियो बनेबे, बस जिस दिन मिलेंगे, मतलब कि जैसे बैठक होगी जिस दिन मिलेंगे कभी तो बताएंगे, फिर तो वीडियो वगैरह डालेंगे, ठीक है, पोस्ट वगैरह डालेंगे, ठीक है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, खैर मुझे क्या मैं इतना था कि भाई उनसे मिलने के लिए मैं कहूँ, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो चलो भाई आओ चलिए मिल आते हैं, चलो शुक्ला जी चलिए, हम कह रहे अभी रुके, मिलेंगे जब जब थोड़ा सा और हो जाए, 1 मिलियन हो जाएगा तब ओझा जी से मिला जाएगा, या फिर और भी देखा जाएगा जैसा भी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से विकास दिव्य कीर्ति सर को या अवध ओझा जी को, इन सभी को राज्यसभा की सदस्यता जो है राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षा में काफ़ी अच्छा काम करेंगे ये लोग आगे चल करके। खान सर जी हो गए, खान सर जी इतना विद्वान आदमी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे जितना ज़्यादा जानकार इस समय भारत में कोई नहीं होगा, इतना खान सर जी इतना जानकार हैं। जब वो वीडियो बनाते हैं ना तो लोग उनको रोक देते हैं मिलिट्री वाले कि भैया इतना वीडियो मत बना, इतना ज़्यादा जानकारी मत दे दो कि हमारा जो है सब यूट्यूब पे देख ले कैसा कैसा सिस्टम है। एकदम से हवाई जहाज लड़ाकू विमान को खोल करके पूरा एक पोस्टमार्टम कर देते हैं, ऐसे विद्वान आदमी हैं। रिसर्च उनका खान जीएस रिसर्च उनका जो चैनल का नाम है रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो वैसा रिसर्च करते हैं भैया वो, ठीक है, विद्वान आदमी हैं, उनको बैठना चाहिए संसद भवन में। वहाँ पर जब बैठेंगे तर्क कर देंगे बढ़िया से, नेता मंत्रियों को लगेगा कि यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए जो संसद में जाकर के बैठें और बातचीत करें। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी, राज्यसभा की सदस्य की जो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250 से अधिक नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे 250 जो है निर्धारित है, अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी? 250। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका बाबू, प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद जो होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो केंद्रीय मंत्री परिषद या जो मंत्री परिषद होता है आपका केंद्र स्तर पर, वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा यानी जहाँ पर विधायक लोग बैठते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल जो होता है बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां जो है भारतीय संविधान में हैं, ठीक है, जिसमें केंद्र के लिए केंद्र सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, और दोनों के लिए समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया के? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, संप्रदायवाद का परिणाम क्या है? संप्रदायवाद का परिणाम, संप्रदायवाद जो है एकता में बाधा उत्पन्न करता है, असुरक्षा भी पैदा करता है, ठीक है, और आर्थिक विकास में बाधा भी उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, संप्रदायवाद ये सभी करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संप्रदायवाद अभी कम था क्या जातिवाद को लेकर के? जातिवाद के जो है कानून आ गया भैया यूजीसी, तबाही मचा करके रख दिया है, ठीक है। यूजीसी कानून आया तो सवर्णों के खिलाफ था, तो ऐसे में सवर्ण लोगों ने उसका विरोध किया जम करके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो बड़ी अच्छी बात है, रोक लगा दी, क्योंकि उसने जांचा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का अंतिम रक्षक होता है। संविधान में क्या बातें बताई गई सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। हम सड़कों पर उतर करके ये नहीं तय करेंगे कि भाई संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े बड़े बैठते हैं, वो लोग कानून के मर्मज्ञ होते, जानकार होते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। अब कुछ लोग यहाँ पर अलग आंदोलन कर रहे हैं कि भैया जो है क्या नाम है, आंदोलन ये कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई ब्राह्मण बैठे इसलिए ब्राह्मणों के पक्ष में बातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, बहुत सारे जज होते, पीठ बैठती है 4-5 लोगों की, वो सभी लोग उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वर्ग के व्यक्ति रहते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय फैसला आए तो उसका विरोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, उसके खिलाफ आप जो है नहीं उठा सकते आवाज़। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक प्रकार से भगवान की तुल्य माना जाता है, उसको भगवान के बराबर उसको मान सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो न्यायमूर्ति,
और न्याय जो होता है भगवान करते हैं। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़िएगा, अलगूर जुम्मन मियाँ की कहानी है, बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें न्याय आपको दिखता है। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता न्यूनतम आयु कितनी है बताएं। लोकसभा में अगर आपको वोट डालना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 साल के अगर आप हैं तो वोट डाल सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से 56 नंबर क्वेश्चन से मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बेटा? 56 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 57 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक रूप से 1920 में ही शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का नेता नहीं है था? स्वराज पार्टी का नेता इनमें से कौन से नहीं था बताया? 58 नंबर, तो इनमें से जो है M.A. अंसारी स्वराज पार्टी के नेता नहीं थे। ठीक है, एम ए अंसारी नहीं थे, बाकी सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला यानी कि हकीम अजमल खान, पंडित मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, ये सब स्वराज पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन से 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, दंडी मार्च जो है वही सविनय अवज्ञा आंदोलन। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। स्वदेशी पर जोर दिया बाल गंगाधर तिलक जी ने। लाल बाल पाल ये गर्म दल के नेता थे, इन्होंने ही चीजें करी थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बंगाल के विभाजन का आदेश रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 61 का डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अब यहाँ पर पहले बंगाल विभाजन सुने 1905 लगा दिए, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें, इसलिए बार बार आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था बेटा, और उसको रद्द कब किया गया था? 1911 में जॉर्ज पंचम जब आ रहे थे इंडिया को, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, उसी समय इसको रद्द किया गया था। ठीक है, तो इसका रद्द किया गया 1911 में और लागू कब हुआ था? 1905 में। इसका खूब विरोध हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 62 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो वैसे तो 6 साल का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, अस्थायी ही रहती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन से, वर्तमान में केंद्रीय चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान में चुनाव आयोग में जो है कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन कौन से? एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो तीन लोग होते हैं जो कि चुनाव आयोग को कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष, 65 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 66 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो थे, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर जी जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, इस बात को बताता है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 लगा दीजिएगा, अस्पृश्यता का अंत करता है। 68 नंबर क्वेश्चन से, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है बेटा ये कौन होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? भारतीय संसद का अर्थ होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। कोई भी कानून पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में, चाहे राज्यसभा में लोकसभा में आगे पीछे हो सकता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स के द्वारा वो कानून बनता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो तीनों का मिलकर के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु जो है कितनी है? 70 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35 साल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
35 वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, और देश की केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक कार्यपालिका यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, प्रमुख लोग होता है राज्यपाल। लेकिन मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से पूछा जाए या वास्तविक लागे शब्द लग जाए, यानी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि होता कौन है वैसे नॉर्मली, तो वो राज्यपाल ही होता है। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान की बात हो रही है। भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान बना था बेटा, तो 395 अनुच्छेद थे। आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन उसमें एक प्रकार से संशोधन किया गया है। संशोधन मतलब कि जैसे अब जो है तमाम सारे संशोधन जो जुड़े हुए हैं 395 से आगे नहीं है। जैसे 395 जो है अनुच्छेद ही हैं, लेकिन जैसे 14 में जोड़ दिया गया 14 का 1, ठीक है, फिर 2 जोड़ दिया गया इसी में, ऐसे ऐसे करके तमाम संशोधन हो गए हैं। तो आपको मिलाकर के 450 से अधिक जो है अनुच्छेद हैं, लेकिन वो उनका नंबर नहीं है, 395 ही नंबरिंग में आएंगे। ए बी करके आगे बढ़े हैं। 73 नंबर क्वेश्चन से, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संपूर्ण संविधान की आत्मा या हृदय है? तो इसको कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अनुच्छेद 356 संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। संवैधानिक तंत्र के विफल होने से, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न संकट से रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का तरीका अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन से, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको पूरा जो है सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा पेपर। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, और नोट्स आपको प्राप्त करना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। 3 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया पॉलिटिकल साइंस का, तीनों के तीनों के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और आंसर शीट भी मिल जाएगी। आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस इस समय रखी गई है मात्र 150 रुपये। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव वाला, और सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने तक की तैयारी भी आपको इसी 150 रुपये फीस में हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आसानी से आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा को करिकुलर के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।